हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 19। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चा कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। तो जीव जनन कैसे करते हैं इसकी हमने 4 टॉपिक देख ली है। यानी इंट्रोडक्शन देख लिया है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और पुष्प की संरचना की बात कर ली है। जब हम एक पुष्प की संरचना की बात कर चुके हैं, तो आज की क्लास में बच्चा हम क्या पढ़ेंगे, युग्मक जनन की। युग्मक जनन की क्रिया को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि कैसे अंडाशय में, है ना, कैसे एक नर युग्मक का निर्माण हो रहा है, कैसे मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं बच्चा, ये हम एक पौधा, है ना, एक हम प्लांट का और एक मानव दोनों का हम देखेंगे, है ना। एक पौधे का भी देखेंगे और एक मानव के बारे में भी हम ये सारी चीज हम समझ में आ गई। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे नहीं आए हैं वो भी आ जाएं और हम क्लास को अच्छी तरीके से, ठीक। तो आज की टॉपिक हमारी क्या है, युग्मक जनन। युग्मक जनन को, सही है ना, युग्मक सही है भाई। ठीक है, युग्मक जनन की क्रिया, युग्मक जनन को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। युग्मक निर्माण को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। बेटा हम दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी एक पादप की, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये चैप्टर ही आपका मिक्स है ना, पादप और जंतु दोनों को पढ़ना है। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, एक पादप की। इसकी पादप की बात करेंगे, एक प्लांट की, ठीक। तो ये पादपों में जो युग्मक जनन की क्रिया होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक पहला होता है बीजाणु लघु बीजाणु जनन, है ना। लघु बीजाणु जनन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और दूसरी जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं जाड़ू जनन। जाड़ू जनन को इसमें बोलते हैं मेगा स्पोजेनेसिस। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये जो लघु बीजाणु की क्रिया होगी, है ना, ये जो लघु बीजाणु को क्रिया होगी बच्चा, ये पुष्प का, है ना, ये पुष्प का जो क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। तो पुष्प का मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, पुमंग में, यानी कि एंड्रोसियम में होगी। एंड्रोसियम, ठीक है, कहाँ पे होगी, एंड्रोसियम के अंदर होगी। ये जो गुरु बीजाणु होगा, नहीं यहाँ पे मिस्टेक लिख लेना, गुरु बीजाणु जो होगा ये फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि जयांग, जयांग, है ना, गायनोशियम, गायनोशियम में होगा, ठीक। ये एक पादप में हो गया युग्मक जनन, है ना। जनन की वह प्रक्रिया, है ना, युग्मक जनन में क्या करेंगे, जिसमें युग्मक का निर्माण हो रहा है ना, क्या हो रहा है, जिसमें युग्मक का निर्माण हो रहा है उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये पादप में दो प्रकार का है, एक लघु बीजाणु जनन, दूसरा क्या होगा, गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होगा, ये पुष्प के तीसरे चक्र यानी पुमंग में, है ना। और ये जो गुरु बीजाणु जनन होगा ये पुष्प के कौन से दूसरे चक्र यानी कि गायनोशियम में। पुष्प के दूसरे चक्र कौन है, गायनोशियम। ठीक है बच्चा। अब यही पे थोड़ा सा युग्मक जनन की डेफिनेशन लिखनी हो, क्या लिखोगे, युग्मक निर्माण की, युग्मक निर्माण की क्रिया, युग्मक जनन, युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी बच्चा, युग्मक जनन कहलाती है। ठीक, समझ में आ गई बात।
तो लघु बीजाणु जनन, सबसे पहले हम कौन सी टॉपिक देखेंगे कि लघु बीजाणु जनन क्या होते हैं, है ना। लघु बीजाणु जनन है ये क्या होते हैं। जब आप लघु बीजाणु जनन की सबसे पहले क्या देखोगे, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, ठीक। अब ये लघु बीजाणु जनन को हमने क्या बोला, माइक्रो जिनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोरोसिस। अब इस लघु बीजाणु जनन में क्या होगा, इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन लिखनी होगी कि पुष्प के नर जननांग भाग पुंकेसर के, है ना, पुंकेसर के पराग कोश से लघु बीजाणु जनन में, है ना, लघु बीजाणु धानी में, ठीक है, पुष्प के नर जननांग, डिफिनेशन क्या लिखोगे बच्चा, पुष्प के नर जननांग केसर, केसर के पराग कोश में, परागकोश के ना, परागकोश के लघु जाड़ू धानी, जाड़ू धानी, लघु जाड़ू धानी की जनन जनन तक शिकाओं में, गाँवों में अर्धसूत्र, है ना, अर्धसूत्र, ठीक है, बीजाणु जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के दौर, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात लघु बीजाणु, है ना, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, है ना, यह विभाजन के पश्चात चार लघु बीजाणु, है ना, चार लघु बीजाणु, लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया, है ना, लघु बीजाणु निर्माण, निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन कहलाती है, कहलाती है। मतलब क्या होगा, है ना, पुष्प के नर जननांग पुंकेसर के परागकोश के लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु धानी की जनन उत्तक, है ना, या जनन उत्तक हम ना कह के बीजाणु है ना, जनन उत्तक ना कह के हम जाड़ू, है ना, बीजाणु उत्तक की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात चार लघु बीजाणु की निर्माण की जो क्रिया होगी वो क्रिया क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु जनन, क्या कहलाएगी बच्चा, लघु बीजाणु जनन कहलाती। अब यही चीज वापस से आपको क्या दिख रही, समझ में एक बार वापस से देख लो, पुष्प के नर जननांग पुंकेसर के परागकोश में, परागकोश के लघु बीजाणु धानी की बीजाणु उत्तक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात चार लघु बीजाणु निर्माण की जो क्रिया होगी क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु जनन। बात समझ में आ गई। अब यही चीज आप देखोगे, हमने पुष्प के नर जननांग पुंकेसर की बात की, यही हमारा क्या होगा, ये पुंकेसर का डायग्राम, ये क्या है, पुंकेसर है, ये इसका क्या है, तंतु है ना, ये तंतु वाला भाग फिलामेंट भाग हो गया, फिलामेंट वाला भाग हो गया, ठीक। ये इसका जो परागकोश है, पराग यानी एंथर, जब इसे एंथर का हम क्या करेंगे, सेक्शन कट करोगे, ठीक।
जब आप इसी एंथर का सेक्शन कट करोगे तो आपको कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं नजर आएंगी। क्या आएंगी? देखो। ठीक है। यही चीज थोड़ा सा छोटा कर दे, बड़ा रहेगा थोड़ा, बड़ा नहीं रहेगा तो पर हमने किसकी डायग्राम बना ली बच्चा? पराकोश की। अब आपको इसके अंदर दिखेगा क्या? ठीक है। जब हम क्या करेंगे, परागकोश का सेक्शन कट करेंगे, सेक्शन कट करने पे ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है, जब इस भाग का आप अनुप्रस्थ काट करोगे, अनुप्रस्थ को काट को हम क्या कहते हैं? टीएस, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन। यानी क्या बोलोगे? इसका क्या कट करोगे? टीएस। टीएस को क्या बोलते हो? ट्रांसफर, ट्रांसफर सेक्शन जब कट करोगे, जब आप इस परागकोश का है ना, एंथर का जब हम ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, तो ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद हमें कई सारी चीजें नजर आती हैं। ये बीच वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग हो जाएगा? यूजी वाला भाग, है ना। कौन सा भाग होगा? यूजी वाला भाग। कि यूजी का कार्य क्या है? यूजी का कार्य है जोड़ना। ठीक, यूजी का कार्य क्या हो जाएगा? जोड़ने का कार्य, है ना। जो बना किसका होता है? संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। संयोजी ऊतक, जिसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कार्य क्या है? जोड़ना। कनेक्टिव टिश्यू का कार्य क्या होता है? अंगों को जोड़ने का कार्य, है ना। अंगों को जोड़ने का कार्य, तो ये भी पुष्प का क्या है? अंग ही तो होगा, है ना। ये भी जो होगा एक पुष्प में अगर ये है, उपस्थित है, तो ये पुष्प का ये भी भाग तो कौन सा होगा? एक अंग वाला ही भाग होगा, बाकी कोई भाग तो होगा नहीं। अब इसी के अंदर हमें चार लोब्स नजर आती है। एक लोब से ये, है ना, दूसरी लोब से ये, और तीसरी लोब से ये, और चौथी लोब से। जब हम किसी भी, जब आप क्या करोगे, परागकोश का सेक्शन कट करते हो, सेक्शन कट करने पे आपको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं नजर आती। ठीक है, क्या होगी? इसी इसी में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं नजर आती हैं। तो ये चार लोब्स होती हैं। इन चार लोब्स के बाद इन्हीं के चारों तरफ चार प्रकार की परत पाई जाती है ना। अब आपको 10वीं में हो तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, ना तो बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ना है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट चीजें आपको पढ़नी है। ठीक। अब इसमें कितनी परत होती है? चार परत। सभी के अंदर, है ना, सारे के अंदर एक लेयर होती है, और ये लेयर उसको हम कहते हैं टैपटम की लेयर। क्या होंगी? सारे के चारों तरफ लघु बीजाणु धानी होगी, क्योंकि एक में नहीं बनेंगे, है ना। जो पोलिन ग्रेन माइक्रो स्पोर बनेगा ना, जो परागकण बनेगा, सिर्फ एक में नहीं बनेगा। इसी के साथ साथ ये जो टैपटम की लेयर होती है, इन पे न्यूक्लियस होते हैं। क्या होंगे? इन पे टैपटम की लेयर में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रक पाए जाते हैं। बाकी आप किसी में देखोगे तो वहां पे आपको केंद्रक नजर नहीं आएंगे। बाकी सभी में देखोगे तो वहां पे आपको केंद्र का अभाव होगा। लेकिन जो ये टैपटम की लेयर होती है, इस पे हमें क्या नजर आते हैं? केंद्रक नजर। ठीक, तो ये क्या हो गई? सबसे अंदर की लेयर कौन सी लेयर हो जाती है? टैपटम की लेयर। कौन सी लेयर हो जाएगी? टैपटम, यानी कि जो पोषण, इसके बीच में, है ना, इसके बीच में सेकेंड लेयर आती है। कौन सी लेयर आएगी? सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को हम कहते हैं अंतःस्थित, मध्य परत आएगी, है ना। टैपटम के बाद कौन सी परत आती है? मध्य परत। और मध्य परत के बाद तीसरी अंतःस्थितियम। ठीक।
सारे के ऊपर क्या होगी, मध्य परत। साथ साथ बनाते हुए चलने हैं, सभी बच्चे साथ साथ बनाओ, ये आलसी बच्चे हो, बाद में बनाओ। कौन सी लेयर हो गई, मध्य परत। कौन सी परत, मध्य परत। मध्य परत के बाद आती है अंतःस्थितियम। ठीक है, कौन सी लेयर आएगी, अंतःस्थितियम की। सारे के साइड में क्या होगी, अंतःस्थितियम। ये क्या हो गई, अंतः, ये अंतःस्थित, फिर भी अंतःस्थित नेमिंग भी पहले साथ साथ बनाते चल, बनाते चल। लेयर आ गई अंतःस्थितियम। ओके, अब अंतःस्थितियम के बाद सबसे बाहरी लेयर आती है, इसको हम कहते हैं बाह्य। क्या बोलेंगे, बाह्य पर। यहाँ पे ये जो लेयर आएगी, आएगी ये बाह्य पर। प्रत्येक जो लघु विषाणु धान, 4 लेयर होती, लेयर होती, 4 लेयर। सबसे बाहरी को बाह्य तो, है ना, सबसे अंदर वाली को टैपुटम। टैपुटम के बाद आएगी मध्य परत के बाद आती है, और अंत हो गया। ठीक, यही हो, ये जब आप इस चीज को सेक्शन कट करोगे, है ना, जब आप अनुप्रस्थ काट करोगे, तो अनुप्रस्थ काट करने पे आपको इस प्रकार की संरचनाएं नजर आती। ठीक, अब इसी में बच्चे एक चीज और होता है, इसका क्या होगा, वस्कुलर, क्या होगा, वस्कुलर बंडल। ये वस्कुलर बंडल का कार्य है, वस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम और, है ना, क्या होता है, जाइलम और। नेमिंग जब करोगे देखो, है ना, देखो, ये तो, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है, इस भाग को क्या बोलेंगे, तंतु, है ना। तंतु यानी कि क्या है, फिलामेंट, फिलामेंट। ये जो भाग है, इसको हम कहते हैं योजी। यही हमने सेक्शन कट किया, ये वाला भाग, इस भाग को हम कहते हैं जी, यानी कि कनेक्टिव, कनेक्ट। ये जो लूप्स है ना, ये जो लूप्स है, एक पहली, है ना, और ये कौन सी, दूसरी लूप, है ना। पहली और दूसरी, इसके 2 लोब्स होती हैं, प्रत्येक लोब्स में 2 धान। ठीक, ये इसको हम कहते हैं पाली, है ना, क्या है, पाली है, कहते हो। ठीक, क्या बोलते हो, लोब। ठीक है, इसके बाद ये जो लेयर है ना, ये सबसे बाह्य परत ले, बाह्य परत। बाह्य परत के बाद ये जो पीली वाली लाइन है, कहते हैं अंतःस्थितियम। अंतःस्थित, अंतःस्थितियम के बाद ये वाली लेयर, मध्य, मध्य परत, और ये सबसे अंदर ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं टैपिटम। ये जो टैपिटम होगी, ये पोषण देती, इसको पोषण देगी जब सी लघु बीजाणुधानी के अंदर, है ना। ये जो लोब्स है बेटा, पिंक वाली, इसको हम कहते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी। ठीक,
इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि लघु बीजाणु धानी को हम कहते हैं माइक्रो। ठीक, इंग्लिश नाम भी लिख, माइक्रो माइक्रो। ठीक, समझ में आ गया। अब यही जो हमने बात की बेटा, कि जो पुष्प का नर जननांग है, पुष्प के नर जननांग पुंकेसर के परागकोश में लघु बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु जनन उत्तक होंगे। इसके अंदर हमें अब क्या दिखाना है? बीजाणु जनन यही जो बीजाणु जनन ये जो बीजाणु जनन उत्तक होंगे, ये बीजाणु जनन उत्तक क्या करेंगे बच्चा? ये बीजाणु जनन उत्तक, इन्हीं में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। जब ये अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया दर्शा लेंगे इन्हीं के अंदर, है ना, ये नेम भी लिख लो। ये आपका क्या है? बीजाणु बीजाणु उत्तक। इसी में जब ये निर्माण हो जाएगा, ये किसका निर्माण कर देंगे? क्या बनाएंगे? पराग कण का। ठीक, यानी कि लघु का निर्माण होगा यहाँ पे, लघु। मैंने एक ही डायग्राम में आपको हर एक चीज बता दी है। अगर आप यही 12th में हो, ज्यादा आपको ना होता, लेकिन आप 10th लेवल में आप बस इतना जान जाओ, इससे ज्यादा आपने नहीं पढ़ा। ठीक, अब क्या है बच्चा? ये वाला है ना, इस वाले को, ये तो बीजाणु जन्म उत्तक, और ये जो रेड वाली संरचना है, क्या बोलेंगे? ये बीजाणु है। क्या है? लघु बीजाणु। ठीक है, बीजाणु को हम क्या है? लघु बीजाणु ना, लघु लघु बीजाणु को हम कहते हैं माइक्रो माइक्रो। और इस माइक्रो स्पोर को एक आप एक नाम और भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पराग। पराग कण को कहा जाता है। फिर क्या बोलते हैं? और ये वाली जो संरचना है, ये संरचना है संवहन की है, संवहन उत्तक की, है ना। संवहन उत्तक यानी कि हम बोलते हैं वस्कुलर वस्कुलर टिश्यू, है ना। हमारा क्या होता है? जाइलम और वस्कुलर टिश्यू हमारा क्या है? जाइलम है और फ्लो। जब आप क्या करोगे, ये हो जाती बेटा लघु बीजाणु जनन की। अब आपसे इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है, हाँ, आपसे ये जरूर पूछा जाता है परागकोश के अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करो। तो जब परागकोश के, है ना, ये डायग्राम क्या है आपका? परागकोश का अनुप्रस्थ का। जब इस प्रकार का बेटा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो आपके यही बहुत अच्छी। ठीक, इससे ज्यादा आपने कुछ, जिस बच्चे को बनाना है बना ले, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीन क्या है कि आपको आप उस चीज को ले लो, जल्दी ले लो, फटाफट ले लो। ठीक, तो ये हमने एक किसकी बात कर ली? ये हमने एक पौधे की, यानी कि एक उमंग वाले की बात कर ली। फिर दूसरा हमने भी क्या देखना है? फिर हमने किसकी भी बात करनी है? गुरु बीजाणु धान बीजाणु जनन। तो आप ये भी लिख सकते हो, है ना, गुरु बीजाणु जनन। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा आता है ना, यानी कि इसको बोलते हैं मेगा स्पोरुजा शिस। बीजाणु जनन का जब आपको लिखना होगा, तो पुष्प के मादा जननांग, है ना, स्त्री केसर के पुष्प के मादा जननांग, है ना, या लघु बीजाणु धानी में अर्धसूत्र विभाजन के दौरान
बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, है ना। बीजाणु धान, बीजाणु हानि में, ठीक, अर्धसूत्री, विभाजन, बीजाणु बनने, बीजाणु निर्माण लिख सकते, बीजाणु निर्माण की, निर्माण की बीजाणु जनन कहलाती कहल, ठीक, समझ में आ गई बात। युग्मक जनन आपको समझ में आ गया, हमने क्या नोट किया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखोगे, देखो, जब यही आप बेटा इसका भी सेक्शन कट करोगे, सबसे पहले हमने क्या देखा है, ये हमारा स्त्री केसर वाला भाग है ना, ये एक घुंडी संरचना है, पर सिर्फ फुला हुआ भाग है ना। ये क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, है ना। अब इतना तो समझ जाए, स्टाइल, और इसी ओवरी के अंदर क्या होते हैं बेटा, बीजांड, है ना, ओव्यूल, ठीक, क्या होते हैं। अब आपको मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, बस आपको कभी कभी आपसे बीजांड की संरचना पूछा जाता है, तो मैं बीजांड की संरचना आपको बता, ठीक है, कि कैसे क्या होता है ये, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, बन जा। इसी में दो अध्यावरण होते हैं, एक अध्यावरण ये होता है, अंतर कहते हैं, इससे बाहर जाते आधे पे, ठीक, समझ में आ गया। इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, ठीक, किस प्रकार की संरचना होती है। बीच में, ये बीच में इसका एक न्यूक्लियस है जिसको माइलम कहते हैं ना, नाभिका कहते हैं। इसी में, इसी में क्या होता है बेटा, ये जो होंगे ना, बीच में एक और संरचना में बना, ठीक है, इनमें होती बीजाणु जनन, क्या होंगे, बीजाणु जनन, यही बीजाणु जनन क्या होगा, अर्धसूत्रीका, इसको क्या निर्माण होगा, गुरु बीजाणु का निर्माण, या गुरु बीजाणु को इसका निर्माण, ठीक। तो अब इसके अंदर हमें कई सारी चीजें नजर आती हैं, जैसे एक सेल है ना, और दो बीच में, और इसी तरह दो यहाँ पे, है ना, एक बीच में इसका अंड, क्या हो जाते हैं, एक सेल्स हो, कि जब आप नेम कोई बच्चा, ये होता है बिजांड वृत्त, क्या होगा, जांड वृंत, क्या बोलते हैं, जांड वृंत, इसको हम कहते हैं नाभिका, नाभिका, है ना। ये कहते हैं जांड काय, जांड काय, ठीक। ये जो संरचना है ना, और इस भ्रूण ढेर सारी संरचनाएं नजर जैसे, ये जो जहाँ पे कोई भी आवरण नहीं, जहाँ पे आवरण का क्या है, अभाव है, इस आवरण को हम कहते हैं जांड
जानड द्वारा नाम जाल माइक्रोफाइल। ठीक, माइक्रोफाइल हो गया। ये इसको हम बाह्य बाह्य अध्यावरण, है ना। क्या है? अंतः अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। इसके बाद बीच में कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका यानी एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसका प्रतिमुख कोशिका के बाद ये जो सेल्स हैं इनको द्वितीयक केंद्र, ठीक है, ध्रुवीय केंद्र, द्वितीय केंद्र की ये जो है दो कहते हैं सहायक सहायक कोशिका। ठीक, क्या बोलेंगे? सहायक कोशिका कहते हैं। और इसी बीच में एक होती अंड कोशिका, अंड कोशिका, है ना। अंड कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है एक सेल। ठीक है, और जहां पे ये पीछे खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को ठीक में होता है पीछे की साइड चला जा, या इसको ये तो नाभिका हो गया, विभाग हिंदी ना। ये होते हैं आपके बिजांड, है ना। ये होते एक बिजांड की संरचना। क्या होती है? एक बिजांड की। ठीक, तो यही होता है। यानी कि गुरु विषाणु चरण में आप क्या देखोगे? गुरु विषाणु चरण में कि गुरु विषाणु धानी में अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जो गुरु विषाणु धानी इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेंगे? विषाणु निर्माण की क्रिया गुरु विषाणु जनन क्या कहलाएगी? विषाणु जनन। ठीक, अब ये एक चीज और बेटा, हमने ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये जो डायग्राम बनाए हो, अगर ये वाला डायग्राम है यहाँ आपको दिख, है ना, कि हमें गुरु बीजाणु दिखाना है ना। बीजाणु को ही हम फूस कहते हैं। आपको दिखाना किसको है? बीजाणु को। ये हमारा गुरु बीजाणु की कुछ संरचना हो। इसके अंदर देखो हमें क्या क्या नजर आता है। ठीक है, यही इसी संरचना को, है ना, इसी वाले संरचना को हम या तो बीजाणु कहते हैं, जाड़ू बोल जाड़ू ही कहते हैं, या इसी को ना, कहते हैं। एक ही नाम। वापस से जब यही नेमिंग करोगे क्या नजर आएगा आपको? देखो, यही जो है बीज की एग सेल, है ना, यानी कि अंड कोशिका, अंड का होगी, एग सेल होगी। ठीक, और यही जो बीच में है भी केंद्र, क्या हो गया? ध्रुव। यही तीन जो प्रतिमुक्ति की कोशिका की, यानी कि एंटीपोडल सेल, क्या बोलते हैं? एंटीपोडल
एंटीपोडल, एंटीपोड सेल्स कहते हैं। समझ में आ गया क्या बोलेंगे? एंटीपोडल, इसको हम सेल्स कहते हैं। तो यही क्या होगा कि गुरु कीटाणु जनन। अब गुरु कीटाणु जनन कहाँ होगा? ये जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर के अंदर ये जो क्या है, ओव्यूल है। ये जो ओव्यूल है और ये ओव्यूल हमने यहाँ बनाया। ये वाला जो बच्चा डायग्राम है, यही वाला डायग्राम जो है हमने कहाँ बनाया? यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे हमने एक परिपक्व बीजांड की संरचना दर्शाई है। इनमें यही जो इसका टिश्यू है, यही टिश्यू क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा? या तो गुरुचाणु का निर्माण, है ना, या तो किसका निर्माण? भ्रूण। कौन सा? यही वाला, है ना, अर्धसूत्री। जब उसकी बीजाणु है ना, गुरु बीजाणु जनन का जो बीजाणु उत्तक सेल्स होगा, उसमें अर्धसूत्री विभाजन की जब क्रिया होगी, तो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा इस प्रकार की संरचनाएं। ठीक। अब यहाँ ये जो निभाग की तरफ 3 सेल्स होती, 3 सेल को हम प्रतिमुखी इसका, जिसको हम एंटीपोड। इसके बाद मध्य में न्यूक्लियस होते हैं, जिनको हम कहते हैं द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक, है ना, ये बोलेंगे। इसके बाद सबसे नीचे 2 सहायक कोशिकाएं होती है, और सहायक कोशिकाएं के बाद बीच में एक एक सेल्स होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडकोश। क्या बोलेंगे? अंडकोशिका कहते हैं। ठीक है। अंडकोशिका के साथ साथ ये अंडकोशिका हो गया। इसीलिए जब आपसे एक चीज भी पूछा जाता है, परिपक्व भ्रूण में कितनी सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो वहाँ बोला जाता है कि अगर परिपक्व भ्रूण कोश है जिसमें 7 सेल्स हैं, है ना, और 8 न्यूक्लियस। ये आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अगर हम गुरु बीजाणुधानी में या भ्रूण कोश के अंदर कितने कोशिकाएं और कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, आप बताओगे 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। कैसे? 1 2 3 न्यूक्लियस यहाँ, 2 न्यूक्लियस यहाँ और 3 न्यूक्लियस यहाँ। कितने हो गए? 8 सेल्स। कितनी? एक सेल, 2 सेल, 3, एक 4 और 4 3 कितने हो गए? 7। इसीलिए 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस बोला। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद हमें क्या देखना है? अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये तो हमने पादप में देख लिया कि पादप में कैसे क्या युग्मक जनन। पादप में 2 प्रकार का, एक लघु बीजाणु जनन और एक दूसरा गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन से क्या निर्माण हो रहा है? लघु बीजाणु यानी जो परागकण कहते हैं। बीजाणु से क्या निर्माण हो रहा है? गुरु बीजाणु जनन से बीजाणु, जिसको हम भ्रूणकोश भी कहते हैं। ठीक। अब इसी तरह मानव में भी, है ना, मानव में जब हम युग्मक जनन देखेंगे तो 2 चीजें होती, एक शुक्रजनक और एक अंडजनन। ठीक। शुक्रजनक और अंडजनन। शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण और अंड जनन के द्वारा किसका निर्माण? अंडाणु का निर्माण। ठीक है। ठीक है, अब ये देखो मानव का है। मानव में क्या होगा? युग्मक जनन, जैसे हमने पादप में देखा। अब हम किस में देखेंगे? जंतु में, ना, यानी कि ये एक मानव का, खास करके जंतु में का देखेंगे, मानव में, कि ये जो युग्मक जनन की क्रिया कैसे। सेम डिफिनेशन आपको वही लिखने हैं, युग्मक जनन, है ना, गैमेटो। अब ये युग्मक जनन आप कैसे देखोगे? ये युग्मक जनन जो है, ये मानव में भी 2 प्रकार की होती है। एक होगी शुक्र जनन, शुक्र जनन, और दूसरी हो अंड जनन। शुक्र जनन और अंड जनन। तो ये शुक्र जनन की जो क्रिया होगी, है ना, ये जो शुक्र जनन की क्रिया होगी, ये नर में होगी, है ना, नर यानी कि एक मेल में होगी। ठीक है, और मेल की कहाँ? मेल के कौन से अंग में? तो मेल का प्राथमिक अंग होगा। मेल की हम प्राथमिक अंग को, मेल के प्राथमिक अंग को हम कहते हैं वृषण। तो ये मेल के प्राथमिक अंग यानी कि वृषण में होगी। वृषण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। ठीक है। और ये जो दूसरी क्रिया है, यानी अंड जनन की जो क्रिया, ठीक है, ये जो अंड जनन की क्रिया कहाँ होगी? ये होगी मादा अंग में। कहाँ होगी? एक मादा में, या स्त्री कह सकते, और इसको हम कहते हैं फीमेल।
ये किस में पाई जाएगी? एक फीमेल में। ठीक, कहाँ पे होगी? जो एक मादा का प्राथमिक अंग है ना, जो प्राइमरी ऑर्गन है, प्राइमरी प्राइमरी ऑर्गन, ये मादा के प्राइमरी ऑर्गन के कहाँ पे? ओवरी वाले भाग में, यानी कि अंडाशय में ये क्रिया होगी। ये जब अंडाशय में होगी तो ये किसका निर्माण करेगी? ये अंड जनन की क्रिया के द्वारा। ठीक, अंड जनन की क्रिया के द्वारा क्या होगा? एक अंडाणु का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा, एक अंडाणु का निर्माण। और यहाँ पे वृषण के अंदर शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु को क्या बोलते हैं? स्पर्म कहते हैं ना। ये अंडाणु, इसको क्या बोलोगे? वो। ये निर्माण की क्रिया होती। तो युग्मक निर्माण की क्रिया, है ना, युग्मक निर्माण की क्रिया या ये पुरुषों में वृषण में तथा मादा में किसमें? अंडाशय में पाया जाता है। तो युग्मक निर्माण या थी युग्मक जनन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? युग्मक जनन, है ना। युग्मक निर्माण की जो क्रिया क्या कहलाएगी? युग्मक जनन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब ये शुक्राणु जनन की जो क्रिया होगी, है ना, सबसे पहले हमें पहला क्या देखना है? शुक्राणु जनन। ये जो शुक्राणु जनन की क्रिया देखो, शुक्र जनन, शुक्र जनन की ये जो क्रिया है, ये शुक्र जनन की क्रिया या नर में युग्मक जनन है। ये शुक्र जनन है जो है, ये नर में क्या है? युग्मक जनन की क्रिया। ठीक है, ठीक है। देखो, अब इसकी डिफिनेशन जब लिखनी होगी, क्या लिखोगी? शुक्राणु निर्माण की, शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक है, शुक्र जनन या तो शुक्राणु जनन कह, ये कहाँ होती है? एक मेल के वृषण में। देखो, अगर एक नर जनन तंत्र के, हालांकि अब आपको आगे पढ़ने हैं, लेकिन ये संरचना तो आपको याद होगी क्या, है ना, क्योंकि ये कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। ठीक, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये पेयर में, यानी कि जोड़े में। ये हमेशा ये हमेशा किस में स्थित होते हैं? वृषण कोश के अंदर। ये क्या है? वृषण, वृषण स्कोटम कहते हैं। ठीक, और ये जो वृषण कोश में क्या होंगे? हमेशा उपस्थित होते हैं। इसके बाद इन्हीं पे एक संरचना पाया जाता है जिसको हम कहते हैं अधिवृषण। ठीक, अधिवृषण के बाद आप क्या देखते हो? इनमें लोब्स होती, इनमें क्या पाई जाती हैं? लोब्स पाई जाती। और प्रत्येक लोब्स में ये लोब्स जैसी संरचना होती है। इसी संरचना को हम कहते हैं शुक्र नलिका। ये संरचना क्या है? शुक्र नलिका की, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, अब आप आगे क्या देखो? इनमें दो प्रकार की सेल्स हमें देखने के लिए मिली। एक नर जर्म कोशिका, है ना, सारे में कौन सी होगी? एक नर जर्म कोशिका और एक सर्टोली। सभी में एक नर जर्म कोशिका होगी और दूसरी क्या होती है? सर्टोली कोशिका होती। यहाँ पे क्या होगी? एक नर जर्म होगी, सर्टोली, और इनकी जो संख्या होती है वो कई जाती होती। ये वृषण पालिका में होती है शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका में दो चीजें, एक नरजर कोशिका, एक सर्टोली। इन्हीं सर्टोली कोशिका में शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है। ये आगे जाके एक जालक में बनती है, तो ये आगे जाके एक जालक में खुलती है और एक शुक्रवाहक के रूप में ये आगे खुलती। इसी तरह इसमें भी होगा। ये जो नलिकाएं निकलेंगी, जो प्रत्येक 1 से 3 नलिकाएं, ये आगे जालक बन, आलक जालक बनने के बाद ये अधिवृषण से ये आगे की तरफ खुलती हैं। जब आगे जाएंगी तो
तो ये मूत्राशय वाला पार्ट्स होता है, यहाँ पे शुक्राशय, शुक्राशय से ये आगे जाके श्वसन मार्ग में, ठीक, ये संरचना आपको पता होगी, लेकिन आपको यहाँ पे इतनी डिटेल नहीं जाननी। ठीक, अब अगर हम एक शुक्रजनक नलिका का सेक्शन कट करके देखते हैं, जब आप हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक अंदर से संरचना देखते हैं, तो ये हमें कुछ इस प्रकार की नजर, ठीक, जब हम एक ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो इनमें देखो बीच बीच में, ये बीच बीच में क्या होंगी, नर जर्म कोशिका, बीच बीच में क्या होंगी, नर जर्म कोशिका होती है, और नर जर्म कोशिका के बाद साइड साइड में सर्टोली, ठीक, सर्टोली, ये कट किसका है, शुक्र जनक नलिका का या शुक्र नलिका का, ये सर्टोली कोश, सर्टोली कोशिका है, ठीक है, और ये बीच में नर जर्म सेल है, ये नर जर्म कोशिका है। अब इन्हीं में क्या हो जाएगा, स्पर्म का निर्माण, ये जो हमेशा स्पर्म होते हैं ये सर्टोली कोशिका में, ये जो सिरे होते हैं, है ना, इनका जो सर होता है ये हमेशा सर्टोली कोशिका में फंसा हुआ पाए, तो इन्हीं में ये क्या है, स्पर्म, यानी कि ये नर युग्म मेल गैमीट है, ठीक है, नर युग्म यानी कि क्या है, एक मेल गैमीट है, ठीक है। अब देखो ये क्रिया कैसी होती, ये क्रिया क्या होती है, जो शुक्र जनक की क्रिया होगी, ये शुक्र जनक की क्रिया कब होगी, जब मेल में, है ना, एक नर है, इस नर की कौन सी अवस्था स्टार्ट होगी, सोरा, सोरा अवस्था। अब ये जो किशोरा अवस्था लड़कों में जो निर्धारित होती, कितनी होती है, ये हम इसको 14 से 15 भी बोल सकते हैं, या 13 से हम 14 भी, ये एक एज होती है, इसमें एक बॉयज में यानी कि एक मेल में होती है, ठीक। इनकी जब किशोरावस्था होती है तो इनमें ये शुक्र जनक की क्रिया स्टार्ट होती है, तो इनमें सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले इनकी जो नर जन्म कोशिकाएं होती है ना, इनके अंदर की यहाँ पे जो हमने देखा, ये जो नर जन्म कोशिकाएं हैं, ये नर्म जन्म कोशिकाएं एक आरेख चित्रण पूछा जाता है, सबसे पहले क्या लिखोगे, नर जन्म कोशिका, नर जन्म कोशिका, इस नर जन्म कोशिका को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, इसमें क्या बोलते हो, स्पर्मेटो, ये स्पर्मेटो कैसा होता है, टू, यानी कि ये कैसे हैं, द्विगुणित है। जब हम एक सेमनीफेरस ट्यूब का सेक्शन कट करते हैं, अनुप्रस्थ काट करने पे हमें क्या दिखती है, एक नर जन्म कोशिका दिखती है, ठीक। जब ये किसी भी मेल में उसकी किशोरा अवस्था स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उनमें हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, क्या होने लगती है, हार्मोन्स जब वो स्रावित होने लगते हैं तो इनमें समसूत्री विभाजन होता है, ये जो नर जन्म कोशिका होती है ये क्या करती है, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण, कौन सा विभाजन करेंगी, समसूत्री विभाजन कर, और समसूत्री विभाजन से, ठीक, समसूत्री से बाढ़ क्या करेंगे, प्राथमिक, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करती है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है ये भी क्या है, 2n ही है, क्या रहेगी, ये प्राथमिक शुक्राणु जो होगी क्या होगी, 2n, यानी कि इंग्लिश इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या बोलोगे, प्राइमरी प्राइमरी
स्पर्मेटो क्या हो जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटो। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन। ठीक, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, अर्धसूत्री अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, प्रथम विभाजन। ठीक है, क्या होगा, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होगा। जब इनमें अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है तो ये प्राथमिक शुक्राणु किसमें चेंज हो जाते हैं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में। इसमें चेंज हो जाएंगे, द्वितीयक द्वितीयक शुक्राणु। अब ये यहाँ पे क्या था, यन था। अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया, यानी इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल, है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल भी कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये प्रथम विभाजन जब, जैसे ही प्रथम विभाजन हो, ठीक, तो प्रथम विभाजन होने के बाद इससे थोड़ा सा चेंज आएगा कि प्रथम हुआ तो यहाँ पे अर्धसूत्री प्रथम विभाजन से क्या बना, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में वापस से अर्धसूत्री कौन विभाजन होगा, सेकेंड। वापस से कौन विभाजन हुआ, अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन, अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन। जब अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होगा, यहाँ पे निर्माण किसका हो जाएगा, शुक्राणु पशु शुक्राणु प्रसु का। किसका निर्माण होगा, शुक्राणु प्रसु का, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। और ये जो स्पर्मेटिड क्या है, यह नहीं। और ये स्पर्मेटिड का जो निर्माण होता है, ये चार स्पर्मेटिड, है ना, यानी कि एक से कितना बना, दो से कितना बन गया, चार। तो यहाँ पे चार स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का, चार स्पर्मेटिड का निर्माण। एक ये हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। यानी कि अगर एक नलिका में जो तीन नर्म है विभाजन करेंगी तो चार शुक्राणु का, तो यहाँ पे ये चार स्पर्मेटिड का निर्माण। लेकिन अब इनमें क्या होगा, शुक्र कायांतरण, शुक्र जनन की क्रिया होगी, यानी कि स्पर्मेटिड का कायांतरण। इस स्पर्मेटिड का क्या होगा, कायांतरण होगा। कायांतरण जैसे ही होगा, ठीक, अब यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, कायांतरण। जब ये कायांतरण होगा इनमें, अब जैसे ही कायांतरण हुआ, कायांतरण होने पे ये जो गोल जैसी संरचना है ना, इनकी संरचना, अब ये गिल गैमिट है, लेकिन ये एग को निषेचित नहीं कर सकते, ये एग को निषेचित करने में असक्षम है। लेकिन हमें क्या चाहिए ऐसे, क्योंकि ये गति तो नहीं कर सकते, इनके पास कोई भी टेल नहीं है। जब इसका शुक्र कायांतरण होता है, कायांतरण के बाद ये चेंज हो जाते हैं इस संरचना। संरचना में चेंज हो जाता है, यानी कि इनके तीन पार्ट्स हो जाते हैं। तीन पार्ट्स कौन कौन सा, ये ऊपर वाला जो इनका भाग होगा, है ना, ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं सिर भाग, सिर वाला भाग। ये बीच का इसका भाग होता है वक्ष का मध्य भाग, और ये जो होता है इसका टेल। अब इसी में इनका एक न्यूक्लियस, ठीक है, इन सारी संरचना में जब हम देखेंगे तो इनका एक क्या होगा, सारे में एक न्यूक्लियस,
और इस न्यूक्लियस में इनका क्या होगा, गुणसूत्र। ये क्या होंगे, ये हमेशा यन होते। यन का मतलब क्या होगा, अगुणित। यन का मतलब क्या है, अ, यानी इनमें गुणसूत्र है 23। क्या है, गुणसूत्र की संख्या आएगी 20। ये है शुक्र जनन की क्रिया। शुक्र जनन की क्रिया में देखो आपने वापस से क्या देखा, ये युग्मक निर्माण की क्रिया है ना। युग्मक निर्माण की क्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। जैसे अभी हमने पादप में देखा, उसी तरह एक मानव में भी। मानव में मेल में शुक्र जनन और मादा में अंड जनन। तो अंड जनन अभी बाकी है, शुक्र जनन देखे। नर में प्राथमिक अंग जो उसका वृषण होता है, वहां पे ये अंड जनन की क्रिया होती है। ठीक। अब यहाँ पे जब आप ये संरचना, आपका कुछ इस प्रकार का नर जनन तंत्र होता है। ठीक। अब इसके अंदर जो शुक्र नलिका का जब हम सेक्शन कट करते हैं, तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो यही जो हमने यहाँ पे बनाया, ये यहाँ पे जो निर्माण हुआ, वो इसी प्रकार की संरचना, यानी कि ये उस जो सर्टोली कोशिका होती, सर्टोली कोशिका में ये प्रेजेंट होती। जब ये शुक्राणु सर्टोली कोशिका से अलग होते हैं, तो इस क्रिया को हम विरसेचन की क्रिया कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं ना। सर्टोल शुक्राणु का सर्टोली कोशिका से अलग होना विरसेचन की क्रिया कहलाती है। ठीक। तो ये चीजें आपने देखी। सबसे पहले क्या हुआ कि जो नर जन्म कोशिका थी, वो समसूत्री विभाजन के दौरान वो किसमें चेंज हो गई, प्राथमिक शुक्राणु। इनमें गुणसूत्र की संख्या क्या है, 2n ही है। अब प्राथमिक शुक्राणु में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन से ये द्वितीयक शुक्राणु में चेंज हो गई, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या n है। फिर ये अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन हुआ, ये चेंज हो गया शुक्राणु प्रसूत, जिसको हम स्पर्मेटिड कहते हैं। इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी, तो 1 से 2। ठीक है, 1 से 2, 2 से कितने बन गए, 4 बन गए। अब ये स्पर्मेटिड जो है वो अंडाणु को निषेचित नहीं कर सकता, तो इसलिए जो सर्टोली कोशिका होती है, उससे ये पोषण मिलती है। अब इसका स्पर्मेटिड का कयांतरण होगा, और कयांतरण से इस प्रकार के एक परिपक्व शुक्राणु का निर्माण होता है। ये अगुणित होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मेल गैमीट। क्या ये मेल, ठीक, समझ में आ गया। अब दूसरी आती है अंड जनन की। ठीक है, दूसरी क्रिया कौन सी है, अंड जनन। ये अंड जनन की जो भी क्रिया होती है, ये भी आपके आरेख से माध्यम से पूछे जाते हैं कि आरेख माध्यम से अंड जनन की क्रिया को समझाओ, कि आरेख माध्यम से जो अंड जनन की क्रिया होती है वो कैसे होती है। ठीक है, अंड जनन। अब देखो इसमें दो अवस्थाएं होती है। देखो मेल में हम जब देखते हैं तो मेल की एक ही अवस्था होती है, लेकिन जब हम एक अंड जनन यानी कि स्त्री की बात करते हैं, इसमें दो चीज हो जाती है। एक होती है जन्म से पहले भ्रूण अवस्था, और एक होती है जन्म के बाद यानी कि किशोरावस्था। इसकी दो अवस्थाएं होती है, लेकिन आप मेल में ऐसा कुछ नहीं देखते। मेल में जन्म के बाद जब उसकी किशोरावस्था आएगी तब ऐसा होगा, लेकिन एक लड़की में ऐसा नहीं होगा। ठीक। तो इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले पहले कौन सी होगी, जन्म से भ्रूणी अवस्था में। ठीक है, जन्म से पहले भ्रूणी परिवर्धन में। एक साइड लिख लो, जन्म से पहले परिवर्धन में। अब इनकी जो अंड जननी कोशिका होगी, कौन होगी, इसकी अंड जननी, अंड जननी कोशिका। अंड जननी कोशिका को हम कहते हैं। ठीक है, अब ये अंड जननी कोशिका कैसी है, 2n है। कैसी है, 2। ठीक। अब इस अंड जननी कोशिका समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन, समसूत्री, समसूत्री विभाजन हो, समसूत्री विभाजन हो। ठीक। ये अंड जननी कोशिका जो होगी वो प्राथमिक अंडक में चेंज हो जाएगी।
इसमें चेंज होगी प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक कहते हैं प्राइमरी साइट। ठीक। अब ये जैसे प्राथमिक अंडक में हुई, इनमें होगा अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन। अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन क्या होगा? अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन। लेकिन ये जो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होगा, ये प्रोफेज में ही, है ना? ये जो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन है, ये प्रोफेज में, फेज, प्री फेज में ही, प्रोफेज के कौन सी? डिप्लोटीन, डिप्लोटीन फेज में ये रुक जाए। यानी कि अंडजन्य, जब कोई भी लड़की का भ्रूण परिवर्धन हो, कोई भी एक लड़की है जो माँ के गर्भ में है, कि जब उसके अंडाशय का निर्माण होता है, उस टाइम उसकी जो अंडजन्य कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है? विभाजन करना स्टार्ट कर देती, विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री से प्राथमिक अंडक का निर्माण, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री से किसका निर्माण हो जाएगा? प्राथमिक अंडक का। प्राथमिक अंडक को हम प्राइमरी साइट्स कहते हैं। अब इनमें होगा अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन। जैसे ही अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होने ही वाला होता है, तब तक एक लड़की का हो जाता है जन्म। ठीक। अब यहाँ पे ये क्रिया क्या हो गई? रुक गई। अब जब, है ना, अब ये जो पूरा होगा, ये जन्म से, जन्म के बाद, है ना, जन्म के बाद किशोरावस्था, अवस्था में ये जो विभाजन है क्या होगा? पूरा। यानी कि 12 से 13, है ना, कितना? 13 से 14, 13 से 14, जब भी लड़की क्या होगी? 12 से 13, है ना, 12, 13, 14, 11 की एज में आएगी। अब इनका जो अर्धसूत्र विभाजन सेकेंड होता है, वो पूरा होगा। पूरा होने की ये बनेगी ध्रुवी कोशिका और एक द्वितीयक अंड। जब ये विभाजन पूरा होगा, ये दो सेल्स में एक बटेंगी ध्रुवी कोशिका, ठीक, ध्रुवी का, ठीक, और एक बनता है द्वितीयक अंड। यहाँ पे ये द्वितीयक का बन गया, और एक क्या हो गया? द्वितीयक अंडक। क्या है? यन है। क्या है? अब ये क्या हुआ? विभाजन अब यहीं पे रुक गया। अब इनका जब द्वितीयक अंडक का विभाजन होगा, है ना, जब इनमें अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होगा, जब इनका अर्धसूत्री, इन दोनों में जब अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होगा, वो रुक जाएगा। कब ये पूरा होगा? जब अंडाणु शुक्राणु दोनों आपस में मिलेंगे, है ना, दोनों क्या करेंगे? आपस में जब इस संलयित होंगे, संलयित होने के बाद इनका जो रुका हुआ अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होगा, वो पूरा कैसे होगा? कि वापस से जब अर्धसूत्री सेकेंड, है ना, कौन सा? अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन कब पूरा होगा? जब निषेचन होगा, है ना, जब निषेचन की क्रिया होगी, तब यहाँ से द्वितीयक अंडक से, द्वितीयक अंडक से क्या बनेंगे? एक अंडाणु बनेगा, एक अंडाणु बनेगा, और एक ध्रुवी केंद्रक। वापस से क्या बनेगा? एक ध्रुवी केंद्रक और एक अंडाणु का निर्माण। और यहाँ से ये भी ध्रुवी केंद्रक करेगा वापस से विभाजन, इससे दो ध्रुवी केंद्रक का और निर्माण। तो ये तीनों का कोई काम नहीं रहेगा। ये जो बनेगा अंडाणु, यही क्या करेगा? और जब इसका न्यूक्लियस, ठीक है, इस एग का न्यूक्लियस और जब इस स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में संलयित होंगे, तो एक जाके लिंग का निर्धारण। तो ये है अंड जनन और शुक्र जनन की क्रिया, और लघु बीजाणु जनन और बीजाणु जनन, जो कि पौधों में जब देखोगे, उसको बोलोगे कि पौधों में जो युग्मक जनन की क्रिया होती है प्रकार की, एक होगी लघु बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु यानी परागकण का निर्माण, बीजाणु जनन से गुरु बीजाणु या भ्रूण।
इसी तरह जब एक मादा में देखोगे, एक मानव में देखोगे, तो ये एक शुक्र जनन और एक अंड जनन। शुक्र जनन से शुक्राणु का निर्माण जो नर युग्मक है, अंड जनन से अंडाणु का निर्माण जो क्या है, मादा युग्मक। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, ये टॉपिक हमारी युग्मक जनन भी कंप्लीट। अब इसकी आगे की जो टॉपिक क्या होगी, परागण, है ना। हमने युग्मक निर्माण भी कर लिया, अब हमें देखना है कि ये परागण क्या होता है। तो ये परागण आपको किसमें देखना है, एक पौधे में देखना, ठीक है। परागण होता किसमें, तो परागण। ओके, बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास होगी हमारी परागण यानी डिफिनेशन। तो आप सभी लोग परागण क्या होते हैं, परागण की डिफिनेशन, परागण कितने प्रकार के होते हैं, कारक होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है।